हाँ, इस एपिसोड में हम मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये होता क्या है, तो जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी ये जो डाइजेस्टिव ट्यूब होती है, जिसको आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, और उसमें क्या कुछ मूवमेंट्स भी होते हैं। तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं और उन मूवमेंट्स के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें कई मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला मूवमेंट बताया गया मस्टिकेशन। ये मस्टिकेशन क्या है? तो मस्टिकेशन मीन्स चीविंग बाय व्हिच द फूड सब्सटेंसेस आर torn or cut into small particles and into soft bolus। तो मस्टिकेशन एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत होता क्या है कि जो आप फूड इंटेक करते हो या जो फूड आप फूड स्टफ को माउथ में पहुंचा देते हो, तो उनका चीविंग होना यानी उनको चबाना, उनकी ग्राइंडिंग करना, उनकी चीविंग करना, उनकी कटिंग करना, यानी जो आप फूड मटेरियल लेते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स की चीज़ें उसमें होती हैं। तो यहाँ आने के बाद जब आप चीविंग जैसी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो वो जो सबस्टेंस है, फूड स्टफ्स है, फूड मटेरियल है, उन सबस्टेंसेस का वो टोर्न हो जाता है, फट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं और फिर सॉफ्ट बोलस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम नाम देते हैं मस्टिकेशन, यानी चबाने की प्रक्रिया। तो यह एक तरह का मूवमेंट है। अगर जैसा कि आप महसूस करते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो पहले उसको निगलने के पहले उस फूड स्टफ को आप इसी प्रक्रिया में डाल देते हैं, जिस प्रक्रिया का नाम है चीविंग, यानी चबाने की प्रक्रिया। बिना चबाने की प्रक्रिया के अंदर पहुंचा हुआ फूड आराम से अच्छे से डाइजेस्ट होने में, स्वेलिंग में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। इसलिए जो प्रकृति ने आसान तरीका बनाया वो है मस्टिकेशन का मूवमेंट, यानी फूड स्टफ जो माउथ में पहुंच चुका है उसका अच्छी तरीके से वो मस्टिकेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो बाय द एक्शन ऑफ चीविंग, चबाने की प्रक्रिया के तहत उन सबस्टेंसेस को जो लार्ज मॉलिक्यूल्स में होते हैं उनको हम तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर वो सलाइवा की मदद से सॉफ्ट बोलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस मस्टिकेशन का सिग्निफिकेंस देखिए, यानी इसका महत्व क्या है, ये हमें समझना होगा। तो इस मूवमेंट से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। पहला जो लाभ मिलता है वो मस्टिकेशन का, वो ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ्स, जो आप भोजन ग्रहण करते हैं या जो भोजन आपने माउथ में पहुंचा दिया है, ओरल कैविटी में पहुंचा दिया है, उनका ये लार्ज मॉलिक्यूल से टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना, ये पहला लाभ देता है। और दूसरा लाभ देता है मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड सब्सटेंसेस। आप जितना ही चीविंग करते जाते हैं, ये जो फूड स्टफ है ये टूट करके जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, तो फिर सलाइवा के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से वो मिक्सअप हो जाता है, घुल मिल जाता है। फिर जो सलाइवा का लाभ मिलता है वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि सलाइवा क्या करता है। तीसरा जो लाभ मिलता है मस्टिकेशन का, वो है लुब्रिकेशन एंड मॉइस्चरिंग ऑफ ड्राई फूड बाय सलाइवा रिजल्टिंग इजी इन स्वेलोइंग। यानी जितना आप चबाते जाते हैं और सलाइवा का उसमें मिश्रण होता जाता है, तो उसके जरिए बनता क्या है, ये लुब्रिकेशन की पोजीशन बन जाती है, वो लुब्रिकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मॉइस्चरिंग ऑफ ड्राई फूड, ये जो ड्राई फूड आपने लिया हुआ है, ये माउथ में चीविंग के बाद वो मॉइस्चरिंग कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि इसमें सलाइवा का मिक्सचर हो जाता है। तो परिणाम क्या होता है
कि सलाइवा की मदद से ये जो आप फूड स्टफ को स्वेलोइंग करना चाहते हैं, निगलना चाहते हैं, तो बड़े आराम से इस सलाइवा की मदद से उसको आप निगल पाते हैं, स्वेलोइंग की क्रिया कर पाते हैं। जो चौथा लाभ इसका बताया गया, महत्व बताया गया, वो है एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। आप फूड जब लेते हैं तो उसमें बहुत सारे टेस्ट मिले होते हैं, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई नमकीन है, कोई तीखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिसमें इसमें से कई टेस्ट एक साथ मिले होते हैं। तो इन जो स्वाद हैं इनकी अनुभूति कराना ये मस्टिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही हो पाता है। तो ये रहे सिग्निफिकेंस ऑफ मस्टिकेशन, यानी मस्टिकेशन के यानी च्यूइंग की क्रिया के क्या क्या महत्व हैं। तो पहला है ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड मटेरियल का डिवाइड हो जाना, ब्रेक डाउन में चले जाना। फिर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, और जब सलाइवा के साथ ये मिक्सअप होता है, आप च्यूइंग करते हैं तो उसका स्वाद भी मीठा होने लगता है। और क्या होता है, लुब्रिकेशन एंड मॉइस्चरिंग ऑफ ड्राई फूड बाय सलाइवा। ये जो भोजन आपने मुंह में लिया हुआ है उसमें मॉइस्चरिंग का अभाव होता है, लेकिन सलाइवा के साथ जब वो मिक्सअप होता है तो उसमें लुब्रिकेशन भी बन जाता है और मॉइस्चरिंग की कंडीशन भी बन जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बड़े आराम से आप उस फूड को अंदर की तरफ निगलने में आसानी महसूस करते हैं और बड़े आराम से निगल जाते हैं। और क्या हो जाता है, एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। ये जो तरह तरह के फूड में टेस्ट होते हैं उनकी भी अनुभूति आपको हो पाती है। किसके द्वारा, ये एक्ट ऑफ मस्टिकेशन के द्वारा। इसमें कुछ ऐसी मसल्स हैं जिनके सहारे, जिनके हेल्प से ही ये मस्टिकेशन की क्रिया हो पाती है। अगर ये मसल्स, इसमें से कोई एक दो मसल अगर डैमेज हो गई, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो पैरालाइज्ड हो गई, तो फिर ये जो च्यूइंग की क्रिया है या मस्टिकेशन की क्रिया है वो प्रायः मुश्किल में फंस जाती है और ये क्रिया मस्टिकेशन की ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी वो मसल हैं जो मस्टिकेशन की क्रिया में सहायता करती हैं। तो पहला नाम दिया गया मैसेटर, दूसरा नाम दिया गया टेम्पोरैलिस, तीसरा है टेरीवायड और चौथा है बक्सिनेटर। तो ये जो चार मसल हैं ये क्या करती हैं, इन्हीं के भरोसे हम, इन्हीं के मदद से हम मस्टिकेशन की क्रिया को, जो कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मूवमेंट में आती है, इस क्रिया को करने में सफल हो जाते हैं। तो इस क्रिया में कौन कौन सी मसल है जिनकी भूमिका होती है। तो नंबर 1 पर बताया गया मैसेटर मसल, नंबर 2 पर बताया गया टेम्पोरैलिस मसल, नंबर 3 पर बताया गया टेरीवायड मसल, नंबर 4 पर बताया गया बक्सिनेटर मसल। अब ये जो टेरीवायड है ये दो तरह की होती है, एक होती है लेटरल टेरीवायड और दूसरी होती है मीडियल टेरीवायड। तो ये सभी मसल मिलकर के इस मस्टिकेशन की क्रिया को संपन्न करने में मदद करती हैं हमारी। अगर इसमें से कोई मसल अगर पैरालाइज हो गई, डैमेज हो गई, तो फिर मस्टिकेशन की क्रिया करना संभव नहीं हो पाता है और फिर हमें भोजन को च्यूइंग करने में और च्यूइंग के बाद स्वेलोइंग करने में ये तमाम दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अब इसके बाद मूवमेंट्स ऑफ मस्टिकेशन, मस्टिकेशन के द्वारा कौन कौन से मूवमेंट पैदा किए जाते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। इसमें बताया गया कि ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ माउथ, मस्टिकेशन के द्वारा जो मूवमेंट होता है माउथ में वो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ माउथ, यानी मुंह का खुलना और मुंह का बंद होना, ये क्या कहलाता है, मूवमेंट्स ऑफ मस्टिकेशन। दूसरा जो मूवमेंट इसमें बताया गया वो है रोटेशनल मूवमेंट्स ऑफ जा। ये जो जा है, ये जा में क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट।
रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशन में इस जबड़े में या जा में रोटेशनल मूवमेंट होता है, घुमावदार मूवमेंट होता है। और तीसरा मूवमेंट क्या होता है? प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जा। प्रोट्रैक्शन का मतलब आगे की तरफ खींचा, रिट्रैक्शन का मतलब पीछे की तरफ खींचना। तो ये जो जा है, जब आप मास्टिकेशन की क्रिया करते हैं तो इसमें बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। जैसे पहला मूवमेंट आपको बताया गया ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ माउथ। दूसरा मूवमेंट देखने को मिलेगा रोटेशनल मूवमेंट ऑफ जा का रोटेशनल मूवमेंट। और तीसरा जो मूवमेंट मिलेगा वो होगा प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जा। जबड़े का या जा का आगे के तरफ या फिर पीछे के तरफ जो ट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, वो मूवमेंट भी इसमें आपको मिलेगा। तो मूवमेंट्स ऑफ मास्टिकेशन में आप खास तौर से इन 3 मूवमेंट्स को याद रखना चाहेंगे। वो क्या है? नंबर 1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, नंबर 2 रोटेशनल मूवमेंट ऑफ जा, नंबर 3 प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जा। अभी जो मास्टिकेशन है इसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं या शरीर में किस तरह से ये कंट्रोल होता है, कौन है इसको जो कंट्रोल करता है या ना करता है, तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इट इज ए रिफ्लेक्स प्रोसेस कैरीड आउट वॉलंटरली आल्सो। द मास्टिकेशन centers are situated in medulla and cerebral cortex. Muscles are supplied by mandibular division of trigeminal nerve या cranial nerve number 5। तो इनका कंट्रोल कैसे होता है? इट इज ए रिफ्लेक्सेस प्रोसेस। यह क्या है? यह एक रिफ्लेक्शन है, यह प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के बदले जो प्रतिक्रिया होती है। तो इट इज ए रिफ्लेक्स प्रोसेस, यह प्रक्रिया होती है जो किसके द्वारा की है? वॉलंटरली होती है, यानी इच्छा के अनुसार होती है। और इसमें क्या मिलता है? द मास्टिकेशन सेंटर्स आर सिचुएटेड इन मेडुला एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये जो मास्टिकेशन का जो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल है, इसके सेंटर्स कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और मसल्स आर सप्लाइड में आगे दिया हुआ है कि इन मसल्स की सप्लाई किस नर्व के द्वारा होती है, तो नर्व का नाम है मसल्स आर सप्लाइड बाय मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जैसा कि आप जानते हैं ट्राइजेमिनल माने ट्राई माने 3, यह बहुत प्रोमिनेंट क्रेनियल नर्व है। इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रांच ऑप्थाल्मिक में, दूसरा अपर जा में और तीसरा लोअर जा यानी मैंडिबुलर एरिया में। तो जो लोअर जा वाली यानी मैंडिबुलर डिवीजन जो है ट्राइजेमिनल नर्व का, उसी के द्वारा इसमें नर्व की सप्लाई होती है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि ये जब मास्टिकेशन करते हैं आपका माउथ ओपन होता है या क्लोज होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में सिर्फ एक ही जा मूवमेंट में होता है। अपर जा आपका फिक्स होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, ना तो बंद होता है ना तो खुलता है। लेकिन ये प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? लोअर जा। और लोअर जा का फॉर्मेशन कैसे होता है? मैंडिबुल बोन के द्वारा। तो ये जो मैंडिबुलर बोन में ये जो नर्व सप्लाई होती है ट्राइजेमिनल का, ये मैंडिबुलर जो डिवीजन है, ब्रांच है, उसके द्वारा इस क्रिया में नर्व की सप्लाई की जाती है। अब दूसरी जो मूवमेंट बताई गई जीआईटी में वो है डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन मतलब निगलना। इट इज ए प्रोसेस बाय विच फूड मूव्स फ्रॉम माउथ इनटू स्टमक। यानी डिग्लूटिशन में होता क्या है कि ये जो फूड स्टफ आपने माउथ में लिया हुआ है, उसका चिबिंग किया हुआ है, तो ये माउथ से चल करके और स्टमक तक कैसे पहुंचेगा, इसी को कहते हैं डिग्लूटिशन यानी भोजन का निगलना। तो इसमें 3 स्टेजेस बताई गई। पहली स्टेज में है ओरल स्टेज, यानी इसमें भोजन फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स वॉलंटरी। यानी फर्स्ट स्टेज में जो डिग्लूटिशन की फर्स्ट स्टेज बताई गई
जैसा कि इसमें 3 स्टेज आप देख रहे हैं, ओरल स्टेज, फेरिंजियल स्टेज, इसोफेगियल स्टेज। तो जो ओरल स्टेज है, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ओरल स्टेज का मतलब वो स्टेज जो माउथ तक ही लिमिटेड हो। तो इसमें जो फूड स्टफ होता है वो माउथ से चल करके और फेरिंग्स में पहुंचता है। ये हमारे वॉलंटरी एक्शन के द्वारा होता है। दूसरा जो स्टेज इसमें बताई गई वो है फेरिंजियल स्टेज। इसमें वो नाम के अनुसार, यानी जो फूड स्टफ है फ्रॉम फेरिंग्स टू इसोफेगस इनवॉलंटरी। यहाँ पर भोजन जो है, फूड मटेरियल जो है, वो फेरिंग से चल करके इसोफेगस में जाता है, लेकिन वो वॉलंटरी एक्टिविटी में नहीं आता है। वो इनवॉलंटरी तरीके से अपने आप ये चल करके फेरिंग से इसोफेगस में पहुंचता है। जो तीसरा फेज बताया गया वो है इसोफेगियल फेज। फिर वही बात कि फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक इनवॉलंटरी, यानी इसोफेगस ये माउथ से चला तो फेरिंग्स पे पहुंचा। सेकेंड स्टेज में फेरिंग से चला तो इसोफेगस तक चला गया। थर्ड स्टेज में जब इसोफेगस से आगे बढ़ेगा तो फिर इसका अंतिम पड़ाव कहाँ होगा, तो वो होगा स्टोमच। लेकिन यह मूवमेंट इनवॉलंटरी तरीके से अपना काम करता है। हमारी वॉलंटरी, हमारी इच्छा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये रहे स्टेजेस, डिग्लूटिशन के स्टेजेस। पहला ओरल स्टेज, दूसरा फेरिंजियल स्टेज और तीसरा इसोफेगियल। अब इसकी हम अप्लाइड फिजियोलॉजी की चर्चा करना चाहेंगे। तो जैसे अदर बॉडी पार्ट्स में या अदर बॉडी के मूवमेंट्स में, एक्टिविटीज में ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं या रुकावटें होती हैं, तो इसी तरीके से ये मस्टिकेशन के भी एक्शन में, मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं। तो इसमें तो कई बिंदु हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम सिर्फ अभी डिस्फेगिया की ही चर्चा करेंगे आपके साथ। बाकी की जो फिजियोलॉजी अप्लाइड है वो अगले एपिसोड में लेकर के आएंगे। तो आइए, जो इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी में पहला पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं डिस्फेगिया, यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। निगलने में क्या है, डिफिकल्टी है, कठिनाई है, यानी डिफिकल्ट स्वेलोइंग। भोजन को निगलने में कठिनाई महसूस होना क्या कहलाता है, डिस्फेगिया। इसका कारण क्या हो सकता है, तो मैकेनिकल काज हो सकता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इसोफेगस ड्यू टू ट्यूमर या स्ट्रक्चर इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या हो सकता है इसका, इसमें कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कोई स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो ये होता कहाँ, इसोफेगस में। इसका कारण क्या हो सकता है, ट्यूमर। ये मैकेनिकल काज है, तो ट्यूमर की वजह से इसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन होना क्या कहलाता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इसोफेगस ड्यू टू ट्यूमर। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। चूंकि यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसमें नैरोनेस हो जाना, स्ट्रक्चर हो जाना, यानी उसकी दीवारों का आपस में कम डिस्टेंस पर आ जाना या सिकुड़न हो जाना। तो इसके वजह से भी ये भोजन निगलने में, भोजन को स्वेलोइंग करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये रहा इसका दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या बताया गया, डिक्रीज मूवमेंट ऑफ इसोफेगस ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज पार्किंसनिज्म। यह पार्किंसन एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जो डोपामिन की वजह से होती है। तो इस पार्किंसन डिजीज में ये मस्कुलर डिसऑर्डर भी होते हैं। तो डिक्रीज मूवमेंट ऑफ इसोफेगस में जो मूवमेंट होता है, जिसके सहारे ये जो फूड स्टफ है आगे बढ़ता है, उस मूवमेंट में कमी हो जाना। ये कमी कैसे होती है, ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज पार्किंसनिज्म। इसमें जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो ये मूवमेंट में
कमी आ जाती है और उसकी गति घट जाती है, रिजल्ट क्या होता है? डिस्फेगिया, यानी डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग, भोजन को निगलने में कठिनाई। इसका जो तीसरा कारण बताया गया वो है मस्कुलर डिसऑर्डर लीडिंग टू डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग ड्यूरिंग ओरल स्टेज और इसोफेजियल स्टेज। आपको बताया गया कि इसमें 4 मसल्स का भारी योगदान होता है। तो जब इन मसल्स में कोई डिसऑर्डर होता है तो फिर रिजल्ट क्या होता है? These disorders leads to difficulty or difficult in swallowing, यानी निगलने में इनके वजह से काफी दिक्कतें होती हैं, रुकावटें होती हैं, कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, खास तौर से ओरल स्टेज में और इसोफेगियल स्टेज में। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इसकी जो अप्लाइड फिजियोलॉजी में पहला प्रॉब्लम, इसकी पहली दिक्कत बताई गई वो है डिस्फेगिया, जिसका मतलब है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। इसके कारण बता दिए गए मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द इसोफेगस व्हिच मे बी ड्यू टू ट्यूमर और स्ट्रक्चर इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसोफेगस, उसमें क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर यानी नैरोनेस हो सकता है या कोई ट्यूमर हो सकता है जो डिस्फेगिया की कंडीशन पैदा कर सकता है। और क्या बताया गया? इसोफेगस में मूवमेंट का डिक्रीज हो जाना, ये प्राय होता क्यों है? तो यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं तो इन मसल्स का ये जो मूवमेंट है, इसोफेगस में जो मूवमेंट होता है जिस लेवल पर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और खास तौर से पार्किंसनिज्म, ये पार्किंसन एक डिजीज है, उसके कंडीशन में प्राय इस तरह की प्रॉब्लम अपीयर हो जाती है। और तीसरा जो बताया गया वो है मस्कुलर डिसऑर्डर लीडिंग टू डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ड्यूरिंग ओरल एंड इसोफेगियल, स्पेशली या खास तौर से या कॉमनली आमतौर से ओरल स्टेज और इसोफेगियल स्टेज में ये मसल्स में जब कोई दिक्कत हो जाती है, कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो फिर ये डिस्फेगिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इसी के साथ आज हम इस एपिसोड का एंड करेंगे। बाकी की सारी चीज़ें हम अगले एपिसोड में लेकर के आएंगे और आपके साथ उनके बारे में इन डिटेल चर्चा करना चाहेंगे।